नमस्कार, BRG न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राष्ट्रीय लोक दल से संभावित प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह गोवर्धन विधानसभा 84 से यह संगठन से भी चुनाव लड़ चुके हैं। सपा बसपा और राष्ट्रीय लोक दल हेमा मालिनी के सामने चुनावी मैदान में आए, हालांकि इनको हार का सामना करना पड़ा। यह ब्लॉक मथुरा से 1982 से 1996 तक ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। ब्रजमंडल छतरी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। परिवार में 4 भाई 2 बहन 2 लड़के हैं। इनके भाई कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके हैं। नमस्कार, ब्रज न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज मेरी उपस्थिति मथुरा, जो कि विधानसभा गोवर्धन है, यहाँ से राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी श्री कुंवर नरेंद्र सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय लोक दल से प्रत्याशी हैं अभी वर्तमान में, और अभी वैसे टिकट अनाउंस नहीं हुई है। अभी टिकट अनाउंस भी नहीं हुई है, मगर संभावित प्रत्याशी हैं यहाँ से वो। और ये 2 बार यहाँ से जो मथुरा है ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं 1982 से 1996 तक। और तकरीबन ये एक बार जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो गठबंधन जो हुआ था सपा बसपा और राष्ट्रीय लोक दल का, उससे ये प्रत्याशी भी रहे हैं। यहाँ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। इनसे ही जानते हैं इन्हीं के बारे में। नमस्कार सर जी। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ब्रज चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। जी, आप लोग आए उसके लिए आपको धन्यवाद। सर, आपका क्या पॉलिटिकल कैरियर रहा जो आप चुनावी मैदान में आए? आपके भाई भी चुनावी मैदान में हैं और वो भी भाजपा में अभी जो वर्तमान में हैं, और कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े रसूखदार भी हैं इस क्षेत्र के लोगों में, आपकी पकड़ भी है। तो किस प्रकार से आप चुनावी मैदान में आए सर? देखिए, मेरी पॉलिटिकल फैमिली रही है। मेरे ग्रैंडफादर जलेसर से 62 में ही सांसद हो गए थे। मेरे ताऊ राज्यसभा सांसद रहे 56 में 57 में, और लगातार चित्तौड़ से, क्योंकि डूंगरपुर राजघराने से थे वो, नारायण लक्ष्मण सिंह, और राजस्थान के असेंबली के स्पीकर भी रहे। तो हम लोगों का परिवार तो पॉलिटिकल, हालांकि मेरे फादर तो नौकरी में थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, लेकिन हम लोगों में पता नहीं कहाँ से जिन्स आ गए पॉलिटिकल के। यहाँ से 3 बार सांसद भी रहे, 2 बार कांग्रेस से, 1 बार जनता दल से। और फिर मैं चूँकि स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन था पॉलिटिक्स में। मैं चुनाव भी कॉलेज में, जब स्टूडेंट फेडरेशन के चुनाव होते थे, तो मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीत कर आया। स्टूडेंट्स की ज़माने में से ही राजनीति मैंने थोड़ी सी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं सोशल था, पढ़ने वढ़ने में तो बहुत अच्छा नहीं था, सामान्य था, लेकिन अपने मित्रतावत संबंध रखता था। फिर जैसे जैसे एज थोड़ी बढ़ी, तो फिर मैंने पॉलिटिकल भी अपना सिनेरियो चेंज किया, और मैं कोऑपरेटिव वृंदावन का, जहाँ का मेरा बेटा अब आजकल अध्यक्ष है, निर्विरोध अध्यक्ष इलेक्ट हुआ मैं 78 में। वृंदावन कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्ट हुआ, और फिर कोऑपरेटिव बैंक का, जिला कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर भी रहा। तो छोटी मोटी पोस्टें तो मैं बराबर लेता देता रहा, लेकिन ये था कि मैं जब चूँकि जनता की सेवा में हूँ, तो मुझे MP या MLA बन के थोड़ी सी और ताकत मिल जाएगी तो जनता के ही काम आएगी। और पिछली बार मैंने लोकसभा में ये प्रचार भी किया कि आप मेरे से शरीर से हो जाता है वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन आप लोग अगर मुझे कलम में ताकत दे दोगे तो वो भी आपके ही काम आएगी। तो लेकिन अब वो मोदी जी की कुछ लहर कह लीजिए, या फुलवाना कांड कह लीजिए, बालकोट कह लीजिए, वो ऐसा कुछ सिनेरियो बना कि मैं रह गया। और हेमा जी, जो कि यहाँ से देखी हुई थी, यहाँ रह नहीं पाती, यहाँ आ नहीं पाती, दूसरी दुनिया की औरत है वो, तो उनकी प्रायोरिटी
फिल्म लाइन है, उनकी अपनी नृत्य कला है, वो है। तो एक ऐसा प्रतिनिधि जनता ने चुन दिया जो कि शायद उनके काम नहीं आ पा रहा है। तो रियलाइज़ तो करती है जनता। अब हो सकता है मेरी मेहनत पे कोई कमी रह गई हो, तो या कुछ भाग्य मेरा रेटा पड़ रहा है तो मुझे सफलता नहीं मिल पाई। अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। मैं लगा हुआ हूँ अवतरित, जब तक जीऊँगा ब्रजवासियों की सेवा करूँगा। जैसा कि सर आप राष्ट्रीय लोकदल में हैं, यहाँ से संभावित आप प्रत्याशी भी हैं, तो आप भाजपा के जो कार्यशैली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की कार्यशैली मैं क्या कहूँगा, लेकिन सारी दुनिया कह रही है, सारी मथुरा कह रही है, सारा देश कह रहा है। ये लोग बातों से पेट भर रहे हैं, यथार्थ में धरातल पे हकीकत में रिजल्ट ओरिएंटेड कोई मामला नहीं आया ऐसा। इन्होंने जुमलेबाजी करी। अब ये तो बाद में कहने लगे जुमले थे हमारे वो कि 15 लाख हम रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, विदेश से काला धन आएगा और जनता को बड़ी राहत मिलेगी, गरीबों को बड़ा सहायता मिलेगी। अब वो सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स रह गया। अब आज अनाज बांटा जा रहा है, 50 रुपये का अनाज है, 150 रुपये का थैला है जिसमें मोदी जी विराजमान है। तो अनाज दिया जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं किसानों को, और वो भी सबको नहीं मिल रहे हैं, कुछों को मिल रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि किसान को ये भीख मत दो, ये पैसा देना ये बुरी आदत है। जी सही बात। मैं तो इसका विरोध करता हूँ। आप उसकी उपज जो है किसान की, उसका मूल्य दो। जिस इशू को लेके आज 11वां महीना चल रहा है, किसान बैठा हुआ है, एमएसपी पे कानून बनाने की बात है। भाई आपने हमारे लिए कोई कानून बनाया या हमारे लिए कोई सुविधा दी आपने, हमें नहीं चाहिए वो। हम साहब कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, हम तो खाट पे ही बैठेंगे। तो हमें बैठने दो ना खाट पे, ज़बरदस्ती हमारे नीचे कुर्सी क्यों लगा रहे हो? तो किसान जब नहीं चाहता है कि ये वो मान के चल रहा है ये बिल जो आए तीनों ये किसानों के हित में नहीं है, तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती उन बिलों को थोप रहे हो जनता के ऊपर? जैसा कि सर किसान 1 साल से वहाँ डटे हुए हैं बॉर्डर पर भी, और बहुत से किसान मारे भी गए। तो कहीं ना कहीं अभी एक कहीं ना कहीं लखीमपुर का कांड भी हुआ है। हाँ, मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ उस पर। सबसे बड़ी दुखद जो बात है, देखिए उनकी मांग है, हम हमारा मांग करते हैं, लोकतंत्र में यही अधिकार है। जी सही बात। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन, कर्मकंशन, भूख हड़ताल, ये सब है ना। तो लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इनकी संवेदना खत्म हो चुकी है, हृदयहीन है ये सरकार। इनने वो जो मृतक हैं करीब 600 से ऊपर में, नहीं कोई 622 कहता है, कोई 624 कहता है, उनके लिए आज तक न तो प्रधानमंत्री ने, न गृह मंत्री ने, न नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री ने, न वो पीयूष गोयल आके बैठ जाते हैं उन्होंने, मतलब सरकार की ओर से किसी ने आज तक एक संवेदना का शब्द दुखद उनके परिवार के प्रति नहीं व्यक्त किया। जी ये कितना अनफॉर्चुनेट है। जी बिल्कुल, ये तो अमानवीय है। अरे आप गुड़ न दो गुड़ की सी बात तो करो। ठीक है आप बिल नहीं बदलना चाह रहे हो, और मैं ये कहता हूँ इस बिल की लाने की जरूरत क्या थी? कोरोना की महामारी चल रही थी पूरे देश में। देश पूरा आपने थाली और डाली बजवा के, लालटेन जलवा के, मोमबत्ती जलवा के पूरे देश में आपने एक पैनिक फैला दिया है। वो जब चल रहा था तो इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या थी? चोरी छुपे से। अडानी अंबानी के गोदाम पहले बनने लग गए। हरियाणा में 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली, उसमें आप लोगों ने रेलवे लाइन पटरियाँ डालनी शुरू कर दी। तो अडानी अंबानी को कैसे मालूम कि ये बिल आ रहा है? भाई आपने उनसे पूछ के बिल लाए हो क्या? तो ये किसानों के संग धोखा है, देश के संग धोखा है। तो इसलिए ये जो किसान विरोधी सरकार कहूँगा मैं इसको, वैसे भी जनसंघ हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ये किसान के तो कभी साथ रही नहीं, लेकिन ये पहली सरकार है जो उद्योगपतियों के, व्यवसायियों के, व्यापारियों के, इनके भी खिलाफ। और इस सबसे बड़ी जो बात शुरू हुई वो हुई नोटबंदी से। व्यापार चौपट हो गया, जीएसटी और लगा दिया आपने। मैं विदेशों में कई देशों में गया हूँ, वहाँ 5 से 8% जीएसटी है। अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस, विश्व में कहीं भी 8% से ज़्यादा जीएसटी नहीं। आपने 28% कर दी, फिर घटा के 22% कर दी, फिर 18% कर दी। तो ये लूट है। आज पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है? तो नहीं आप जीएसटी में ला रहे हो उसको। छोटे छोटे मुल्क, म्यांमार,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आप देखिए आज पेट्रोल 40, 45, 50 से ऊपर तो कहीं है ही नहीं। और मथुरा में, हिंदुस्तान में 112, 111। तो इससे जो जनमानस है उस पर सर कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ा है। तो जो महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है, मोदी मीडिया है और जो राम भक्त बन रहे हैं, राम भक्त कहने से राम भक्त नहीं होता है। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? हृदय में हमारे राम और कृष्ण। भाई आप कृष्ण की नगरी से हैं, तो मैं तो पैदा ही हुआ था, मेरी तो नार भी यहीं खड़ी है। आप ब्रज क्षेत्र के जो अध्यक्ष भी हैं, यहाँ से पूरा क्षेत्र आप संभाल रहे हैं। कण-कण में भगवान है, तो इसके लिए हम गाएं, कहें, हल्ला मचाएंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये तो आपने पॉलिटिकल एक स्लोगन निकाल लिया है, जय श्री राम। इसका राम की आस्था से कोई दूर दूर तक का मतलब नहीं सर। सिर्फ आप हिंदू भावनाओं को भड़का के, धार्मिक भावनाओं का उन्माद पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हो। सर कहीं ना कहीं एक सेशन पूरा निकल भी गया, योगी जी का भी और मोदी जी का भी। और मैं अयोध्या में भी गया, मैंने राम मंदिर के नाम पे ये पूरा जो सरकार बनी है वहाँ पे ये भी नहीं है कुछ भी हुआ हो अयोध्या में, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए अयोध्या का जो इशू है, अयोध्या का इशू मैं आपको एक बताऊं, मेरी ससुराल के करीब 40 किलोमीटर दूर है अयोध्या। जब मेरी शादी हुई 85 में, तो मैं जब ससुराल गया तो मैंने सबसे जाके पहले कहा कि भैया मुझे अयोध्या के दर्शन कराओ। तो मैं समझ रहा था भगवान राम का वहाँ मंदिर होगा, भगवान राम के बड़े दिव्य दर्शन होंगे। तो भगवान राम तो तब ताले में बंद थे। जी। वो हनुमान जी पूछ रहे थे, वहाँ हनुमानगढ़ गया, वहाँ हनुमान जी के दर्शन। तो हमें ले गए साहब हमारे साले वगैरह, तो उनमें ताले लगे हुए थे। तो और वहाँ पे भगवान राम, जानकी और भक्त हनुमान विराजमान थे। तो साहब हम दरबार से दर्शन करके चले आए। फिर उसके बाद जब दोबारा गया मैं 1-2 साल बाद, तब तक मंदिर खुल गया था। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो खुल गया। तो हमने फिर अंदर से जाके दर्शन किया। तो मैं जब निकल के बाहर आ रहा था तो मुझे एक मौलाना छोटे से कद के मिले, और उन्होंने मैं लाइट मूड में था, तो मैंने कहा अरे मौलाना काय को फजीता कर रहे हो यार, हम आले में भगवान को बैठा देते हैं तो उसको पूजते हैं, और सास अगर बहू का बच्चा उनका टट्टी पेशाब कर दे तो बहू को डांटते हैं, तो तुम देखती नहीं है भगवान बैठे हुए हैं, बच्चे ने गंदा कर दिया। तो मैं यहाँ तो साक्षात राम जानकी भक्त हनुमान बैठा हुआ, तुम काहे को बाबरी मस्जिद चिल्ला रहे हैं लाइट मूड में? तो बोला जनाब हमने कब कहा, हमारी तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जहाँ 5 बार इबादत नहीं होती वो जगह हमारे लिए पाक नहीं है। कहीं ना कहीं सर जो एक सेकंड में पूरी कर लूँगी बात जी। मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ जी। तो मैंने कहा यहाँ तो बोले यहाँ हमारा कोई मतलब नहीं बाबरी मस्जिद। उसने गाली दे के कहा कि सैयद साबुद्दीन तो दिल्ली से मांग देता है जी। और ये गोरखनाथ जो इनके आदित्यनाथ के गुरु थे, वैद्यनाथ, बोले ये गोरखपुर से मांग देता है। इन्होंने झगड़ा कर रखा। यहाँ मुसलमानों में कोई कटता नहीं है, न हम यहाँ पे कभी कह रहे ही हमारी मस्जिद है। सही बात। आप इसमें हीरे पन्ने चढ़वा दो, सोने चांदी मढ़वा दो, और ये मंदिर है। हम कब कह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं है? हम नहीं कह रहे कि ये हमारा वो नहीं है। तो फिर मुझसे बोला कि आप कहाँ से आए? मैंने वो मथुरा से आया। बोला सुनिए, बाबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था, अकबर सभी धर्मों को मानता था, जहांगीर और शाहजहां के अय्याशी में समय बीत गया। बोले मज़हब के नाम पे जितना औरंगजेब बादशाह ने काम किया है, मंदिर तोड़, इमारतें तोड़, मस्जिद बनवा, ये कहा वो मज़हब के नाम पे, बड़ा क्रूर शासक था औरंगजेब। तो भारत के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स औरंगजेब से जुड़े हुए। अगर औरंगजेब की इमारतों पर कोई हाथ लगाया, और आपकी मथुरा की मस्जिद औरंगजेब की बनाई हुई है, आखिरी मुसलमान मरेगा तब पहली ईंट टूटेगी। ये बाबरी मस्जिद आप आज तोड़ते हो, कल तोड़ दो। सही बात है। लेकिन इन बीजेपी वालों ने उसमें इतनी मात पैदा कर दिया, धार्मिक भावनाएं उड़ा दी कि वहाँ के शिव सैनिक वाले ये हर साल उर्स लगाते थे। वहाँ ये हर साल उर्स लगाते थे, लाखों आदमी आता था, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। तो शिव सैनिकों ने, और उसमें शरारत पीवी नरसिम्हा राव की भी थी, ढीला छोड़ दिया फोर्सेस को, और वो मस्जिद डिसमेंटल करा दी। मंदिर वो मस्जिद नहीं था, मंदिर था। इन्होंने मस्जिद नहीं तोड़ी, मंदिर तोड़ा है।
जहाँ पे भगवान राम बैठे हो वो मंदिर मस्जिद कैसे हो सकती है? जी जी वो मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। चलिए वो तोड़ दिया, अब कोर्ट ने उस पर आदेश कर दिए, जी जी अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें भी जमीनों के घपले निकल के आए, करोड़ों अरबों रुपए करोड़ों का, के। सही बात है। आप तो गए हो, आपने लाइव देखा किया है। तो मेरा मतलब ये है कि इनका धर्म से कोई मतलब नहीं, धारा 370 से कोई मतलब नहीं, 3 तलाक से कोई मतलब नहीं, 35A से कोई मतलब नहीं। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो हमारी सत्ता में सरकारें बनती रहे और हम अपना देश को चलाते रहे अपने हिसाब से। 47 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 47 से लेके और 2014 तक। आज 1,14,00,000 करोड़ रुपया कर्जा है भारत का। सारा ये जो पैसा कमाई आप GST से कर रहे हैं तो सब इंटरेस्ट में जा रहा है। सही बात है। विदेशों में, बैंकों में जो आपने कर्जा लिया, इकोनॉमी देख लीजिए आप। मुझे ध्यान है एक बार चौधरी ये मनमोहन सिंह जब राष्ट्रपति थे तो पूरे विश्व में मंदी का दौर था। तो जॉर्ज बुश ने, मैंने टेलीविज़न पे देखा था, जॉर्ज बुश ने पूछा था मनमोहन सिंह जी आपके यहाँ तो आज भी इकोनॉमी 7.8 है GDP ग्रोथ रेट, हमारे यहाँ तो इस वक्त स्थिति खराब है। तो मनमोहन सिंह ने ये जवाब दिया था कि मेरे देश का किसान खुशहाल है, इसलिए आज मेरे के देश में तरक्की है। तो जब किसान दुखी होगा, अब आप देखिए जब से मानव ये मोदी जी बैठे हैं, कोई साल ऐसा नहीं जाता जब फसल चौपट न हो जाए। अब आप देख लीजिए बेमौसम बरसात 3 दिन पहले हो गई, धान चौपट हो गया, लाहा जिनने बोया था वो भी हो गया सब, वो सब उसमें पपड़ा मार गया। अब दोबारा से वो DAP की किल्लत हो रही है। जी जी, एक कट्टा 1155 का अब 1700 रुपये में आदमी। सर हमने कल एक उधर से हम निकल के आ रहे थे तो हमने एक दुकान वाले के यहाँ पे तकरीबन 600-700 बोरी हमने स्टॉक देखा है। ब्लैक कर रहा होगा, ब्लैक कर रहा है वो, कर रहा होगा। और हमने फसल वालों से भी बात हम की। DM से मिल चुके हैं साहब, अभी परसों भी मिले हैं, उससे पहले भी मैंने कहा, और एक उसमें BJP का नेता इन्वॉल्व, अच्छा जो ब्लैक करा रहा है। जी जी जी। जैसा कि सर जो फसल बर्बाद हुई है तो किसानों के लिए आप क्या कहेंगे, सरकार से मदद मिलनी चाहिए या नहीं? किसान से, मैं खुद किसान हूँ साहब। जी जी, मैं खुद खेती करता हूँ, भगवान की दया से पूर्वजों की ज़मीन है, उसमें मैं भी लाहा बोता हूँ। इस बार लाहे का कमांड एरिया ज़्यादा है क्योंकि पिछले साल रेट 9,000 कुंटल बिक गया है। जी, तो इस बार बहुत लोगों ने लाहा बोया है और पूरे राजस्थान में तो भरा पड़ा है। यहाँ से खाद राजस्थान बेचा जा रहा है, राजस्थान वाले खरीद रहे हैं उस खाद को, तो इसलिए कि रेट बहुत अच्छा है। तो हमारी ये मांग है किसानों के लिए कि उनको मुआवजा दिया जाए, सर्वे कराया जाए। DM से भी हमने मांग की है परसों कि आप इसका सर्वे कराइए, एक नोडल ऑफिसर बनाइए, कृषि विभाग को लगाइए, उद्यान विभाग को लगाइए, जो इसका जाके रैपिड सर्वे करें, पर लेखपाल जाए, संबंधित ब्लॉक के आदमी जाएं, ADO जाए, पंचायत सेक्रेटरी जाए, ग्राम सेवक जाए, जाके देखें, उनकी वेदना को देखें। तो जो उनका नुकसान हुआ है, हमने तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ मांगा है, लेकिन जो भी हुआ है उनके आंसू पहुँचे जाएं, किसानों को धनराशि दी जाए, जिससे कि वो अपनी इस आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। तो ये हमारे साथ थे श्री कुमार नरेंद्र सिंह जी, इन्होंने बताया किस प्रकार से ग्रामीणों की सेवा करेंगे और जो मथुरा वासी हैं उनकी सेवा करेंगे, और वो यहाँ से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी भी हैं राष्ट्रीय लोकदल के। उन्होंने सारी बातों और कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान सरकार है उस पर भी साधा निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार निकम्मी है और किसान विरोधी सरकार है। कैमरामैन राई के साथ मैं विनय प्रताप सिंह, मथुरा।